नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मजबूत, सुरक्षित और समावेशी भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण पेश किया। सरकार के अगले 5 साल के कामकाज का एजेंडा, राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता और 2022 तक नए भारत का लक्ष्य हासिल करने पर जोर। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ राज्यसभा के 249वें सत्र की शुरुआत। सदन में रखी गई अभिभाषण की प्रति असम से नवनिर्वाचित 2 राज्यसभा सदस्यों ने ली शपथ। प्रधानमंत्री ने सदन में मंत्रिपरिषद का कराया परिचय। राज्यसभा में जनहित से जुड़े मुद्दों को मिले सर्वोच्च प्राथमिकता। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के नेताओं के साथ की बैठक। कहा, कामकाज के तरीके से देश की विधानसभाओं के लिए मिसाल पेश करे उच्च सदन। आंध्र प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को झटका। टीडीपी के 6 में से 4 राज्यसभा सांसद बीजेपी में हुए शामिल। सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपी चिट्ठी। और देश और दुनिया में कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। झारखंड की राजधानी रांची में होगा मुख्य कार्यक्रम। हजारों लोगों के साथ योग अभ्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एजेंडे को देश के सामने रखा। साथ ही उन्होंने सरकार की उन प्राथमिकताओं और योजनाओं का जिक्र किया जिसके जरिए सरकार न्यू इंडिया की नींव रख रही है। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में विकास, नीति समेत कई बड़े मुद्दों का जिक्र किया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, सभी को आवास, किसानों की आय दोगुना करने, जल संरक्षण समेत कई महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है और ये यात्रा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना से प्रेरित है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने लोकसभा के लिए निर्वाचित सांसदों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने मतदाताओं, चुनाव आयोग और सारी मशीनरी को बधाई दी। लोकसभा चुनाव में सरकार को मिले स्पष्ट बहुमत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर बताया। इस चुनाव में देश की जनता ने बहुत ही स्पष्ट जनादेश दिया है। सरकार के पहले कार्यकाल के मूल्यांकन के बाद देशवासियों ने दूसरी बार और भी मजबूत समर्थन दिया है। ऐसा करके देशवासियों ने वर्ष 2014 से चल रही विकास यात्रा को अबाधित और तेज गति से आगे बढ़ाने का जनादेश दिया है। वर्ष 2014 से पहले देश में जो वातावरण था उससे सभी देशवासी भली भांति परिचित हैं। निराशा और अस्थिरता के माहौल से देश को बाहर निकालने के लिए देशवासियों ने 3 दशकों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी थी। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में नए भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी को समान अवसर और विकास का फायदा हर क्षेत्र और समाज के आखिर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। नए भारत के स्वर्णिम भविष्य के पथ को प्रशस्त करना मेरी सरकार का संकल्प है। नए भारत के इस पथ पर ग्रामीण भारत मजबूत होगा और शहरी भारत भी सशक्त बनेगा। नए भारत के इस पथ पर उद्यमी भारत को नई ऊंचाइयां मिलेंगी
और युवा भारत के सपने भी पूरे होंगे। नए भारत के इस पथ पर सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी और ईमानदार देशवासी की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। नए भारत के इस पथ पर 21वीं सदी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे और शक्तिशाली भारत के निर्माण के सभी संसाधन जुटाए जाएंगे। इन्हीं संकल्पों के परिप्रेक्ष्य में 21 दिन के अल्प समय में ही मेरी सरकार ने तेज़ी से किसानों, जवानों, विद्यार्थियों, उद्यमियों, महिलाओं तथा समाज के अन्य वर्गों के कल्याण हेतु कई फैसले लिए हैं और उन पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही कई नए कानून बनाने की दिशा में भी पहल की गई है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि सभी को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि साल 2022 में जब हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएं, तब तक नए भारत की हमारी परिकल्पना साकार हो जाए। आज़ादी के 75वें साल के नए भारत में किसान की आय दुगनी होगी, हर गरीब के सिर पर पक्की छत होगी, हर गरीब के पास स्वच्छ ईंधन की सुविधा होगी, हर गरीब के पास बिजली का कनेक्शन होगा, हर गरीब खुले में शौच की मजबूरी से मुक्त हो चुका होगा, हर गरीब की पहुंच में मेडिकल सुविधाएं होंगी, देश का हर गांव सड़क संपर्क से जुड़ा होगा, गंगा की धारा अविरल और निर्मल होगी। राज्यों के सहयोग से हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के निकट होंगे। हम विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की तरफ अग्रसर होंगे। भारतीय संसाधनों के बल पर कोई देशवासी अंतरिक्ष में तिरंगा लहराएगा और हम एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ विश्व के विकास को नेतृत्व देने के लिए कदम बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए विदेशी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। नया भारत संवेदनशील भी होगा और आर्थिक रूप से समृद्ध भी, लेकिन इसके लिए देश का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। मेरी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यही कारण है कि आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सीमा पार आतंकवादी ठिकानों पर पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक करके भारत ने अपने इरादों और क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। भविष्य में भी अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसके लिए किसान सम्मान निधि समेत कई योजनाएं चलाई गई हैं। इसी तरह मछली पालन के समग्र विकास के लिए एक अलग विभाग बनाया। जो किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी सम्मान राशि की पहुंच बढ़ाते हुए अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। अपने खेत में दिन रात काम करने वाले किसान भाई बहन 60 वर्ष की आयु के बाद भी सम्मानजनक जीवन बिता सकें, इसे ध्यान में रखते हुए किसानों से जुड़ी पेंशन योजना को भी स्वीकृति दी जा चुकी है। सरकार ने कृषि नीति को उत्पादन केंद्रित रखने के साथ साथ आय केंद्रित भी बनाया है। इन्हीं प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके माध्यम से सिर्फ 3 महीने में ही 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के पास पहुंचाई जा चुकी है। हर किसान को इस योजना के दायरे में लाए जाने के बाद अब इस योजना पर प्रति वर्ष लगभग 90,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर सरकार जुटी है। आयुष्मान भारत के तहत अब तक लगभग 26 लाख गरीब मरीजों को अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जा चुकी है। इलाज के खर्च से गरीब परिवार आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। उन्हें इस संकट से बचाने के लिए 50 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई।
इसके तहत अब तक लगभग 26 लाख गरीब मरीजों को अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जा चुकी है। सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने के लिए 5,300 जन औषधि केंद्र भी खोले जा चुके हैं। संसद के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से राज्यसभा के 249वें सत्र की शुरुआत हो गई। अभिभाषण खत्म होने के आधे घंटे बाद सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण की कॉपी रखी गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का परिचय कराया गया। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर आज असम से नवनिर्वाचित 2 राज्यसभा सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बीरेंद्र प्रसाद वैश्य और कामाख्या प्रसाद तासा ने असमिया भाषा में सदन की शपथ ली। मैं बीरेंद्र प्रसाद वैश्य राज्यसभार सदस्य निर्वाचित होवात ईश्वर नामत शपथ लई कওঁ जे विधिर द्वारा स्थापन करा भारतर संविधाনৰ प्रति मैं प्रकृत विश्वास निष्ठा पोषण करिम। मैं भारतर प्रभुत्व और अखंडता अक्षुण्ण राखिम। मैं ग्रहण करिब धरा कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वहन करिम। मैं श्री कामाख्या प्रसाद तासा राज्यसभार सदस्य निर्वाचित होवात ईश्वर नामत शपथ खाई कওঁ जे विधि द्वारा स्थापना करा भारतर संविधाনৰ प्रति मैं प्रकृत विश्वास और निष्ठा पोषण करिम। मैं भारतर प्रभुत्व और अखंडता अक्षुण्ण राखिम और मैं ग्रहण करिब धरा कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वहन करिम। राज्यसभा के सभापति ने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिचय कराया। बाद में सभापति की अनुमति से प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराया। Introduction of the Honorable Prime Minister, honorable members, I have great pleasure to introduce Sri Narendra Bhai Modi, the Prime Minister of India. Okay. Introduction of ministers by the Honorable Prime Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपसे और आपके माध्यम से इस सम्मानित सदस्य अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों का परिचय कराना चाहता हूं। श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह, गृह मंत्री, श्री नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मंत्री, श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री, श्री रामविलास पासवान, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद, विधि और न्याय मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्री, श्री थावरचंद गहलोत, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्री। वहीं सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन को जानकारी दी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत सदन के नेता होंगे। Thawarchand Gehlot, Minister of Social Justice and Empowerment. Sri Gehlot, a veteran parliamentarian, has vast legislative experience, first as a member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly for 3 terms from 1980 to 1984, 90 to 92, 93 to 96, and then as a member of the 11th, 12th, 13th and 14th Lok Sabha. This is his second term in Rajya Sabha. His commitment towards serving the exploited and downtrodden sections of society and his efforts to eradicate social evils and conservatism from the society are all well known. This House has been witness to his tireless efforts as Minister of Social Justice and Empowerment to pilot landmark legislation
for furthering the socio-economic goals laid down in the Constitution. I am sure this House will benefit from his rich political and legislative experience, and his cordial and cheerful nature would aid him in discharging his duties as the leader of the House efficiently. सभापति की अनुमति से राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति सदन के पटल पर रखा। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the President's address to both the Houses of Parliament today, the 20th June 2019. The President's address has been laid on the table of the House. सदन में संसदीय कार्य राज्य मंत्री एम मुरलीधरन ने पिछले दिनों जारी किए गए 10 अध्यादेशों की प्रतियां भी सदन के पटल पर रखी, जिनके स्थान पर विधेयक लाए जाएंगे। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर यानी शुक्रवार 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। Honorable Chairman, sir, I rise to lay on the table under subclause A of clause 2 of Article 123 of the Constitution the following ordinances. 1. The Muslim Women Protection of Rights on Marriage, Second Ordinance 2019. 2. The Indian Medical Council Amendment, Second Ordinance 2019. 3. The Companies Amendment, Second Ordinance 2019. 4. The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019. 5. The Jammu and Kashmir Reservation Amendment Ordinance 2019. 6. The Aadhaar and Other Laws Amendment Ordinance 2019. 7. The New Delhi International Arbitration Center Ordinance 2019. 8. The Homeopathy Central Council Amendment Ordinance 2019. 9. The Special Economic Zones Amendment Ordinance 2019. And 10. The Central Educational Institutions Reservation in Teachers Cadre Ordinance 2019. राज्यसभा को दिन भर के लिए स्थगित किए जाने के बाद सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज सदन के नेताओं से अलग से मुलाकात भी की। उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में सभी दलों के नेताओं को अपने आवास पर आमंत्रित किया। इस दौरान हुई बैठक में उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सदन की गरिमा को बनाए रखने पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ संसदीय प्रथाओं और परंपराओं को अपनाने के लिए सभी सदस्यों को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा को अपने कामकाज के तरीके से देश में सभी विधानसभाओं के लिए एक रोल मॉडल पेश करना चाहिए। हाल ही में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी दल अपने राजनीतिक मतभेदों को दूर रखें और एक नए भारत के निर्माण के लिए मिलकर प्रयास करें। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार, विपक्ष और सभी दलों के प्रतिनिधियों के बीच संसद में विधेयकों को पारित करने समेत तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्वस्थ संवाद होना चाहिए। बैठक में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, सदन के नेता थावरचंद गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई अन्य दलों के नेता भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी सांसदों को रात्रि भोज पर उन्होंने बुलाया है। दिल्ली के अशोका होटल में हो रहे डिनर में प्रधानमंत्री मोदी सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। दूसरी बार एनडीए सरकार बनने के बाद सभी सांसदों के साथ पहली बार ये बैठक हो रही है। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की बैठक हुई थी। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। आज टीडीपी के 4 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी में विलय का प्रस्ताव किया था, जिसे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने स्वीकार किया और इसके बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्यसभा में नेता सदन थावरचंद गहलोत के साथ टीडीपी सांसद टीजी वेंकटेश, सीएम रमेश, वाईएस चौधरी और जीएम राव ने राज्यसभा के सभापति से मिलकर बीजेपी में विलय का प्रस्ताव सौंपा है। आपको बता दें कि राज्यसभा में टीडीपी के 6 सांसद थे और इसके बाद बीजेपी कार्यालय में
इन सभी सांसदों को औपचारिक तौर पर पार्टी में शामिल कर लिया गया। सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज और नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल होने की बात कही। और अब खबर बजट से जुड़ी खास कवरेज की। मोदी सरकार ने शुरू से ही ग्रामीण विकास को खास तवज्जो दी है। सन 2014 से लेकर अब तक पेश किए गए 5 बजटों में ग्रामीण विकास के मद धन की राशि बढ़ाई गई है और अब की बार भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार ग्रामीण विकास को दी जा रही प्राथमिकता को बरकरार रखेगी। रक्षा मंत्रालय के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ही एक ऐसा मंत्रालय है जहां बजट दर बजट धन के आवंटन में बढ़ोतरी हुई है। इस साल पेश किए गए अंतरिम बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 1,17,647.19 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो कि साल 2018-19 से 5,244 करोड़ रुपए ज्यादा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए प्रस्तावित राशि में 56% की बढ़त की गई है, जो कि किसी भी ग्रामीण स्कीम में सबसे ज्यादा है। सरकार ने मनरेगा के लिए भी आवंटन में 9% की बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों में सड़कों के निर्माण के लक्ष्य को तिगुना कर दिया गया है। 17.84 लाख गांवों में से 15.80 लाख गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अब जबकि सरकार साल 2019-20 के लिए पूरा बजट लेकर आ रही है, आशा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव के लिए वो और योजनाएं लेकर आएगी। Solar is a big piece of where the rural economy can grow. A lot of us have asked for solar being treated as the third crop, subsidizing the usage of solar panels for farmers, looking at also giving solar pumps like the Chhattisgarh state has done very successfully to farmers where irrigation is a challenge. सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना पर वित्त मंत्री का खास ध्यान रहेगा। इस योजना के तहत साल 2022 तक सरकार का लक्ष्य है कि सबके पास अपना घर हो। ये बहुत बड़ा काम है जिसमें अगले 3 साल के अंदर 2,95,00,000 घर बनाने होंगे। पिछले 4 सालों में फिलहाल 1,07,00,000 घर ही बनाए जा सके हैं। The people in the rural area will get to work to build these houses. They will be involved in making these houses. So there is a vibration in the rural area also in terms of the economy because the money will go to their hand. देश और दुनिया भर की संस्थाओं का मानना है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर इस अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बनाए रखना है तो सुनिश्चित करना होगा कि भारत का गांव भी प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार यानी एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के मरीजों में कमी आई है, लेकिन अभी से बच्चों के मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। आज भी मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार की वजह से 4 बच्चों की जान चली गई। कृष्णा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक का कहना है आज अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है। मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के इलाकों में अब तक 125 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और 300 से ज़्यादा बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं। बीमारी के कारण और उपाय खोजने के लिए सेंट्रल टीम भी बीती रात मुजफ्फरपुर पहुंच गई है। आज आंकड़े में गिरावट है एडमिशन के। आज 2:30 बजे तक 9 केस एडमिशन हुआ है और डिस्चार्ज हम लोगों ने 162 किया है। कल 94 पेशेंट ऐसे हैं जो वार्ड नंबर 2 में आ गए हैं, उसमें से आधे तो निश्चित है कल डिस्चार्ज किए जाएंगे, क्योंकि जो आज आए होंगे उनको एक दिन देख के हम डिस्चार्ज करेंगे। कुल आंकड़ा 402 हो गया है, डेथ 100 है। तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ मौसम में कुछ हल्का सा सुधार हुआ है, क्या ये वजह है? इसकी एक ये भी वजह है। दूसरा जो गांव में इतना अच्छा खासा ये हो रहा है, जो कैसे कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसका भी असर है। ये दोनों मिला जुला असर है। एक एवरेज एडमिशन अब तक क्या हुआ करता था जो अभी गिर कर काफ़ी कम आ गया है? एवरेज किसी तरह से 20-25 से कम नहीं होता था।
कल तो 37 एडमिशन थे, उसके पहले 49 एडमिशन थे। रुक कर लेते हैं मुजफ्फरपुर का, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी पंचानन मिश्रा। पंचानन, जानना चाहेंगे आपसे स्थिति कैसी है, हालात आप नज़दीक से देख पा रहे हैं वहां पर, क्या वाकई में अब कुछ राहत मिल रही है या अभी भी गंभीर स्थिति है बच्चों की हालत को देखते हुए? देखिए, जो माहौल है, जो लोगों के बीच में जो भावना है, वो तो स्थिति काफ़ी गंभीर है। लेकिन जैसा कि अधीक्षक ने बताया कि आज का जो एडमिशन है वो काफ़ी कम है और जो मौतों की संख्या है, जो एवरेज जो दुखद मौतें होती थी, उनमें आज सिर्फ 4 मौतें हुई हैं। तो ये अपने आप में एक थोड़ा इम्प्रूवमेंट की तरफ ज़रूर दिखाता है। लेकिन ये है कि इस एक अवेयरनेस प्रोग्राम का भी असर हो रहा है। अब गाँव-गाँव पे लोगों को जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, उनके ज़रिए सब बच्चों को ORS पिलाने के लिए भेजा गया। उसके साथ साथ ही और जो मेजर्स हैं वो उठाए गए। तो आज का जो आंकड़ा है वो ज़रूर कम नज़र आता है। लेकिन सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, उसके आसपास जो चाहे वैशाली हो या समस्तीपुर हो, वहाँ भी इस चमकी बुखार का जो है असर देखा जा रहा है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि कल अगर बारिश हो जाती है तो उसके बाद इसमें बहुत तेज़ी से यानी ड्रास्टिक गिरावट आ सकती है। अब उसी बात का इंतजार है, क्योंकि हमको पता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ इसको प्रिवेंट करने के लिए, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए अगर समय पर पेशेंट आ जाता है तो उसको ग्लूकोज दिया जा सकता है। तो फिलहाल ये है कि जो स्थिति है उसमें गंभीरता तो बनी हुई है, लेकिन कमी आने के संकेत दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, और स्वास्थ्य मंत्रालय की भी टीम वहां पर पहुंची है। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि इसके पीछे जो वजह है उसके ऊपर जल्द से जल्द डॉक्टर्स उस नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि क्यों इतने बड़े पैमाने पे बच्चों को ये समस्या हो रही है? बिल्कुल, ये बात सच है। देखिए, जहाँ पर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी विजिट के बाद और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यहाँ आए, उसके बाद से चीज़ों को बहुत तेज़ी से चैनलाइज किया गया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो टीम भेजी गई है दिल्ली से, वो तो है ही, साथ में एडजॉइनिंग जो एरियाज़ हैं, चाहे पटना हो, दरभंगा हो या फिर बॉम्बे से हमने देखा, और यूनिसेफ की टीम भी यहाँ पर पहुँची हुई है। यानी कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो और साथ साथ जो शोध के लोग हैं, वो पूरे यहाँ पर मुजफ्फरपुर पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल पंचानन, आप नज़र बनाए रखें, हम आपके पास लौटते रहेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल कुछ राहत मिलती हुई नज़र आ रही है बिहार के मुजफ्फरपुर में, लेकिन आज भी 4 बच्चों की मौत हुई है। शुक्रिया आपका पंचानन पूरी जानकारी के लिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आज एक बड़ा बस हादसा हुआ है। कुल्लू के बंजार इलाके में एक बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 लोग घायल हुए हैं। ये धौथ मोड़ के पास 300 फीट गहरी खाई में बस गिरी। जिस वक्त ये हादसा हुआ तब निजी ऑपरेटर की ये बस गाड़ा गुशैणी की तरफ जा रही थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हादसे पर शोक जताया है। ट्विटर पर अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने दुर्घटना में हताहत परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर झारखंड की राजधानी रांची में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसकी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों को लेकर आयुष मंत्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू ने। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की मेज़बानी रांची कर रहा है। इस बार हमारे साथ आयुष मंत्री श्रीपद नायक जी हैं। मंत्री जी, रांची को आखिर क्यों चुना आपने इस मेगा इवेंट के लिए? सब तो आप तो जानते हैं कि 2015 में से पहला योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे हमने दिल्ली में राजपथ पर सेलिब्रेट किया। उसके बाद में हमने सोचा कि एक ही जगह करने के बजाय यदि हम अलग अलग राज्यों में जाए तो उसके लिए एक ज़्यादा सपोर्ट उसी राज्य का ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और हम तो सक्सेसफुल हो गए और बहुत सपोर्ट, क्योंकि एक इतना बड़ा योगा का कार्यक्रम होने के बाद एक ऐसा माहौल बनता है, लोगों को बताते हैं मैंने भी करना चाहिए, लोग जुड़ते हैं और सब वातावरण योगामय हो जाता है। इसके पीछे का मतलब ये है सबको योगा में जोड़ना, यही इसके पीछे मतलब था। इस बार आपके मंत्रालय की तरफ से यहाँ रांची में क्या खास है? खासी में यही तो है, कार्यक्रम होने के बाद बहुत कुछ सरकार की, लोगों की भी इच्छा होगी यहाँ जो कुछ योगा के लिए या
आयुष के लिए जो कुछ चाहेंगे वो हमने कई स्कीम्स डिक्लेयर की हुई। जैसा हमने कहा कि 50 बेड हॉस्पिटल, हम एक एक ज़िले को एक हॉस्पिटल, 50 बेड हॉस्पिटल अलग अलग पैथी का, यानी अपने ही इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, आयुष का ही हम देने जा रहे हैं। योगा के लिए हम सेंटर बनाएंगे और ज़रूरत पड़े और यदि कुछ हमें ज़मीन वगैरह दे दे तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा जो चाहे वो हम भी इसके लिए भी हम यहाँ सोचेंगे, करने का सोचेंगे, ताकि हमारी पैथी और इस राज्य में स्प्रेड हो जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।